हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, अनअकैडमी का दोस्तों एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 26 जून को। तो आप सभी लोग इसमें इनरोल कीजिए। 10 बजे सुबह में होगा 26 जून को। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से परख पाएंगे और यहाँ पर आप अवार्ड भी जीत पाएंगे 10 लाख रुपए तक की प्राइजेस वाले। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो 40,000 का लैपटॉप मिलेगा। अगर सेकंड आती है तो मोबाइल और थर्ड रैंक पर एयरपोर्ट्स मिलेंगे 10,000 रेट्स के। इसके अलावा आपको बहुत सारे गिफ्ट कार्ड भी मिलने वाले हैं। तो आप 26 जून को तैयार रहिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी इनरोल कीजिए। कूपन कोड में यूज कीजिएगा MJT10। क्या? MJT10 कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, MJT10 कूपन कोड डालना मत भूलना। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कहीं भूल तो नहीं गए आप? कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। 16 जून को विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एनम एजुधम योजना शुरू करी। आरती प्रभाकर जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट का उद्घाटन किया। और 8वां वैश्विक सम्मेलन युवा सांसदों के लिए मिस्र इजिप्ट में किया गया। वहीं यूपीईआईडीए ने दोस्तों एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के साथ समझौता किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष मनाया गया। ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्य महोत्सव है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, ये पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। और वहीं फ्रांस और भारत ने यूपीआई पर और रुपे कार्ड पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब फ्रांस में भी यूपीआई और रुपे कार्ड चलेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू विद्वान गोपी चंद नारंग का निधन हो गया है। ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। कल की वीडियो से आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो दोस्तों जापान जा रहा है पहली बार नाटो में भाग लेने। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा है, नाटो का मेंबर बनने नहीं जा रहा है। ठीक है, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। नाटो के अभी 30 मेंबर हैं करंट टाइम पर, और मेंबर बनने के लिए जो अप्लाई किया है वो तो स्वीडन और फिनलैंड ने किया हुआ है। लेकिन अभी जो नाटो की समिट होने जा रही है उसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे शिरकत करने, हिस्सा लेने। तो जापान की ये प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फूमियो किशिदा, जापान के पूरे इतिहास में, जो नाटो समिट में हिस्सा लेंगे। ओके। अच्छा, कौन कौन और शामिल हो रहा है? स्वीडन और फिनलैंड, ये लोग भी अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, ये लोग भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि इन दोनों ने अप्लाई भी किया हुआ है कि नाटो में इनको भी शामिल कर लिया जाए। अभी मामला पेंडिंग में है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पर ये दो नए देश आपको नाटो में देखने को मिल जाए। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं यूं सुक योल, ये भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना, दक्षिण कोरिया अभी नाटो के एक सैन्याभ्यास में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो एक चीज़ और, जो पहला सैन्य अभ्यास हुआ था साइबर सिक्योरिटी, वो किस नाम से था? लॉक्ड शील्ड। ये सबसे बड़ा अभी तक का साइबर सिक्योरिटी अभ्यास था, नाटो के द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ पर? एस्टोनिया में, याद रखना। तो उसमें साउथ कोरिया भी शामिल हुआ था, और साउथ कोरिया शामिल होने वाला, नाटो के किसी अभ्यास में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना था। फिलहाल हम लोग बात करें नाटो समिट की, तो 28 से 30 जून के बीच में होने वाली है मैड्रिड में, इसी महीने में। तो फूमियो किशिदा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें जाएंगे, हिस्सा लेंगे। नाटो के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1949 में 12 देशों ने मिलकर के इसे स्थापित किया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में सदस्य संख्या हो गए हैं 30। इसके अध्यक्ष है जेंस स्टोलनबर्ग, जिनका कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अच्छा, 30 सदस्य अभी हैं। लास्ट में कौन जुड़ा था, 30वां सदस्य कौन बना था? तो आप बताएंगे नॉर्थ मैसेडोनिया। ओके। जापान यहाँ पर भी आप इमेज में देख पाएंगे, और अपने भारत से आप यहाँ पर तुलना भी कर पाएंगे। भारत यहाँ पर है, चाइना, फिर जापान। अगला देखते हैं।
हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 कौन बनी? तो मिसेज इंडिया 2022-23 का खिताब जीत लिया है दोस्तों सरगम कौशल ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरगम कौशल, इन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अब देखिए ये मिसेज हैं, मिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक होता है मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड और एक होता है मिसेज इंडिया या मिसेज वर्ल्ड। कोई MIRS लग जाए तो मैसेज हो जाएगा और MIS लगा रहे डबल एस तो आप समझेंगे कि ये मिस वर्ल्ड है। अंतर सिंपली आप जानते ही होंगे, बहुत लोगों को पता ही होगा, शादीशुदा और अविवाहित। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ पर आप सरगम कौशल का नाम याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहाँ पर मिसेज इंडिया वर्ल्ड का जीत गई हैं खिताब तो इसका मतलब है कि अब ये कहाँ जाएंगी? मिसेज वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगी। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 जो होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करने जाएंगी और वहां पर अगर जीत जाती हैं तब ये बन जाएंगी मिसेज वर्ल्ड। क्लियर है? ऐसे ही सिंपली जैसे मिस इंडिया होता है, मिस इंडिया का खिताब जो जीतेगा वो जाता है मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे पिछले दिनों में इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं, सारा कुछ मैंने कवर कराया हुआ है, आप देख लीजिए। मिस वर्ल्ड का खिताब इस बार किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने। कहाँ की हैं ये जरूर पूछा जाएगा, पोलैंड की है। मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता? हरनाथ संधू ने। कहाँ की हैं? भारत की हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य से है? तो आप बताएंगे हरियाणा से हैं। कहाँ से? हरियाणा से हैं। मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 ये सरगम कौशल ने जीत लिया है अभी रिसेंटली। ठीक है। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 परल अग्रवाल। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 ये डॉक्टर निकिता सोकल। और मिसेज वर्ल्ड, देखिए ये मिसेज वर्ल्ड है, ये साइलिन फोर्ड बनी हुई हैं, लेकिन ये 2021-22 के लिए है। अब की वाला ये जो जाएंगी ना मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाले, ये 2022-23 के लिए जाएंगी। क्लियर है? तो अगली बार वाला जो हुआ वो जीतेंगे। अगला, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो बन गया है दोस्तों गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में बालिका पंचायत शुरू किया गया है और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए और बालिकाओं की राय भी ली जाएगी, साथ ही साथ उनकी उनकी नई योजनाएं, उनके विचार और उसके बाद फिर कैसे उनको एम्पावर किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा हुआ करेगी। तो एक पंचायत बैठा करेगी। अच्छा, बात खास ये है कि इस पंचायत की अध्यक्षता जो करेगी वो महिला ही करेगी और वो लड़की जो होगी उसकी उम्र 18 से 21 साल ही होगी। यानी ऐसा भी नहीं है किसी सीनियर पर्सन को अध्यक्षता कराया जाएगा, नहीं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां खुल करके अपनी बात सामने रख सकें और उस युवा लड़की की भी बात सुनी जा सके और उसके भी विचार देखे जा सके। तो इस वजह से 18 से 21 आयु वर्ग की ही लड़कियों को इसकी अध्यक्षता दी जाएगी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो फिलहाल पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए कहाँ शुरू हुआ था तो आप बताएंगे 1959 में शुरू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के टाइम पर नागौर जिला राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय किस संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू की गई? कमेंट करके जरूर बताना। अगला, गुजरात यहाँ पर आप देख लो थोड़ा सा, गुजरात मैप में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की ही है, भारत में सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर गुजरात का है। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और अरविंद कुमार जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। आज की वीडियो में चीफ जस्टिस से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, गिर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, वंसदा नेशनल पार्क भी पूछा जाता है कभी कभी। अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। अगला, हाल ही में इसराइल ने किस भारतीय राज्य के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसराइल ने अभी हाल ही में हरियाणा के साथ दोस्तों जल सहयोग समझौते पर, वाटर मैनेजमेंट पर एक डील किया हुआ है। वाटर को देखिए यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, इसराइल हरियाणा गवर्नमेंट साइंड जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन वाटर कॉर्पोरेशन। ओके, तो यहाँ पर भारत में इसराइल के राजदूत जो हैं इनायत सेलिन, उन्होंने और हरियाणा सरकार के जल सिंचाई विभाग जो हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस समझौते पर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए इस बार भारत जो है वो इसराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध शुरू होने के 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो इस वजह से तरह तरह की चीज़ें इसराइल से लगातार सामने आती जा रही हैं। चलो कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे
अभी दोस्तों भारत और इजराइल के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट अपनाया गया था, आपको याद ही होगा, विजन स्टेटमेंट अपनाया गया था। इसके अलावा इजराइल अभी जो I2U2 करके एक बना है ना, I2U2, I2U2 यानी इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई और यूएसए, इन दोनों देशों के, इन चारों देशों के बीच में एक नया क्वाड क्वाड 2.0 बनाया गया है, तो उसमें भी तो इजराइल शामिल है। तो ये भी आप इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखेंगे। इजराइल से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि इजराइल और यूएई के बीच में अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला यूएई बन गया है पहला खाड़ी देश इजराइल के साथ। इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित करने वाला भी पहला देश बना था और राजदूतों को अपने वहां पर रखने वाला पहला देश बना था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आज मैं इजराइल को वर्ल्ड मैप में आपको नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि इजराइल पिछले दिनों में जब ये क्वेश्चंस आ रहे थे तो बार बार मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो आज और एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए उसकी जगह पर। इजराइल ने अभी हाल ही में एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करी हुई थी, जिसका नाम था इसका आयरन बीम, ठीक है। तो इसको खूब बढ़ चढ़ कर इसने प्रमोट भी किया, खूब अच्छे से दुनिया को दिखाया इसने, इजराइल ने, ओके। और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेफ्ताली बेनेट हैं, मुद्रा न्यू शकेल, राजधानी जेरूसलम। क्लियर है। आगे हरियाणा आप देख लो, हरियाणा मैप में देखोगे तो यहाँ पर है हरियाणा और चंडीगढ़ राजधानी इसकी। बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर जी सीएम हैं, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर यहाँ के और रविशंकर झा चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने छह हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त करे हुए हैं। 6 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हुए हैं, तो उन 6 के नाम आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी जान लेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसके नए चीफ जस्टिस होंगे एससी शर्मा। एससी शर्मा आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये अब नए चीफ जस्टिस होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के। तो अब ये जो 6 नए होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनमें से 5 तो ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया गया है, यानी वो जज थे उसी हाई कोर्ट में और उनको प्रमोट करके बना दिया गया चीफ जस्टिस। लेकिन एक जो है उनका ट्रांसफर किया गया है। एक कौन है, यही एससी शर्मा जो है, इनको ट्रांसफर किया गया है। ये पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब इनको दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। बाकी के 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देख लोगे आप, देख पाएंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के विपिन सांघी बनाए गए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के एस सिंधे, तेलंगाना हाई कोर्ट के उज्जवल भोयान बनाए गए, गुवाहाटी हाई कोर्ट के रश्मिन एम छाया और दिल्ली हाई कोर्ट के एससी शर्मा बनाए गए। एक और छूट रहा है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है, इसमें जस्टिस अमजद ए सैयद नियुक्त किए गए हैं, अमजद ए सैयद, ठीक है। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों 14वां संस्करण ब्रिक्स सम्मेलन का चाइना में आयोजित किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से पता भी होगा स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं, केवल ई बुक से पढ़ाई करते हैं। तो जब ई बुक से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कंटेंट भी पहुँचना चाहिए, और मंथली करंट अफेयर से भी कुछ लोग पढ़ते हैं केवल। तो फिर ऐसे में ये क्वेश्चन भी लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है ब्रिक्स समिट वगैरह क्या है। फिलहाल 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की बात करेंगे तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आप सबको पता है चाइना में इस बार होने वाला है। चाइना में जो भी ब्रिक्स की मीटिंग होगी इस बार साल भर में, सारी मीटिंग चाइना में ही होगी। ब्रिक्स की जो मेन समिट होने वाली है ये अभी रिसेंटली शुरू ही होने वाली है 23 तारीख को, जून को, ठीक है। तो इसको चाइना होस्ट कर रहा है, इस बार संस्करण इसका 14वां होगा। 13वां संस्करण की मेजबानी कौन किया था, भारत किया था। ब्रिक्स जो है 5 देशों का ग्रुप है दोस्तों, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ऐसे सीरियल में ये आयोजित होता है, जैसे पिछली बार इंडिया में हुआ था 13वां संस्करण, तो इस बार चाइना में हुआ है, अगली बार साउथ अफ्रीका में होगा, फिर उसके बाद ब्राजील में होगा, फिर रसिया में होगा। इस बार 23 जून को ये हो रहा है। थीम याद रखना, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक पार्टनरशिप उशर इन ए न्यू इरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, पहली बैठक हुई थी 2009 में, साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में। ओके, अगला है, हाल ही में हमजा आब्दी को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हमजा आब्दी दोस्तों ये सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, सोमाली प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हमजा आब्दी बैरे एज प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया हुआ है।
वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन शेख मोहम्मद, जो अभी ये भी रिसेंटली दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे। तो इन्होंने अभी हमजा आब्दी बर्रे को नियुक्त किया है नया प्रधानमंत्री, जो कि मोहम्मद हुसैन रुबेलो की जगह लिए हुए हैं, हमजा आब्दी। क्लियर। अब सोमालिया आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूँ सोमालिया है कहाँ पर। तो सोमालिया आप वर्ल्ड मैप में देख पाएंगे, ये रहा पहले, सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहाँ से सोमालिया के लिए आने में बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। देखिए ये इंडिया है और यहाँ पर ये सोमालिया। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको यहीं पर मिल जाएगा, जिबूती के पास में ही ये देश सोमालिया। क्लियर है। मोगादिशु इसकी कैपिटल है। क्या है? मोगादिशु। काफ़ी बड़ी कंट्री है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ये सोमालिया। ओके, क्लियर है। अच्छा, ग्रुप डी का दोस्तों बैच लॉन्च हो चुका है, जीएस स्पेशल साइंस बैच लॉन्च हो चुका है। कल से उसमें क्लासेस भी आनी स्टार्ट हो गई हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप डी एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, बिल्कुल एनटीपीसीसी की तरह और उससे और एडवांस। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल तैयारी के लिए। यूट्यूब पर भी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पर कराया जाएगा और थ्योरी प्लस और ज़्यादा डिटेल आपको यूट्यूब वहाँ पर कोर्स पर एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। तो समय कम बचा हुआ है, मौका भी है दोस्तों। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाक से जा करके आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए। समय बहुत कम है, आज से अगर लग जाओगे तो आज से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, कल से लगोगे तो कल से तैयारी स्टार्ट होगी। वो आपके ऊपर है कि आप कब डिसीजन लेते हो। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं जिनमें सफाई करने के लिए दोस्तों आदमियों को घुसना पड़ता है, इसके लिए इसने एक रोबोट बनाया हुआ है। ये रोबोट जो होगा अंदर जा करके बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया करेगा, वो भी विदाउट एनी ह्यूमन। ओके, तो इसको नाम दिया गया है होमो एसईपी। क्या नाम दिया गया है? होमो एसईपी नाम दिया गया है और इसकी 10 यूनिट अभी तमिलनाडु में तैनात करने की घोषणा भी कर दी गई। आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के साथ ही भारतीय रेलवे ने एक समझौता किया है। भारतीय रेलवे ने समझौता किया है इसके लिए, हाइपर लूप के लिए, हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया गया है। अगला, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी 47वीं बैठक दोस्तों श्रीनगर में आयोजित करी गई। जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में दूसरी बार आयोजित करी जा रही है। अभी तक की जीएसटी काउंसिल की बैठक 47 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें दूसरी बार श्रीनगर को मौका मिला है। 28 और 29 जून को ये होगी। अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगी, निर्मला सीतारमण जी। ओके, तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री ही करता है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जीएसटी के बारे में आज फिर अगेन आपको बताना है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत बार आपको इसके बारे में बताया गया है। कमेंट कीजिए, कम से कम कोशिश कीजिएगा 10 से 15 पॉइंट्स लिखने का, 10 से 15 पॉइंट्स जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जब आप लिख देते हो तब वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लिखो जरूर। ओके, तो 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी लागू हुआ है, उसके बाद से जब 14वीं बैठक थी तब एक बार श्रीनगर में आयोजित की गई थी और अब 47वीं बैठक आयोजित की गई है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला, किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला? तो दोस्तों बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, या कहें बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता होगा बेंगलुरु एयरपोर्ट को ही कहते हैं, उसका नाम चेंज किया गया है कैंपागोड़ा जी की याद में। तो वहाँ के एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है साउथ एशिया में और इंडिया में। बेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर साउथ एशियन कंट्रीज में चुना गया है। तो ये अवार्ड इसने जीता है स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड के द्वारा सर्वे कराया गया था और उसके बाद पब्लिक के रिव्यू के अनुसार ये अवार्ड इसको मिला है। क्लियर है, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए आपको और क्या क्या चाहिए सब्जेक्ट्स में। देखिए साइंस के अब क्लासेस चलने वाली हैं, लगातार टीचर आ गए हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी सूचना, अगर आप में से किसी को लगता है कि वो मैथ और रीजनिंग पढ़ा सकता है, एकदम अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग पढ़ा सकता है, या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो मैथ और रीजनिंग को पढ़ा सकता है, तो फिर वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना डेमो वीडियो भेज सकता है और या फिर यहाँ पर आकर के डेमो दे सकता है। तो मैथ और रीजनिंग के टीचर की रिक्वायरमेंट है, आपकी नज़र में जो भी हो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं।
कंडीशन ये है कि समझाने अच्छे से आना चाहिए आपको। आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हो, जो भी चीज़ें हो रहा हो, वो समझ में आना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इसलिए डेमो क्लास एक अच्छे से प्रॉपर बना करके दीजिए, या फिर आप लोग अगर कहीं पर एक्सपीरियंस हैं, पढ़ाए हुए हैं, तो फिर उसको भी सजेस्ट कीजिए। ओके, तो जो भी चीज़ें होंगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप का नंबर जो है वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं चीज़ें। गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ पर भी आप जा कर के गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे तो फिर संपर्क कर लिया जाएगा आपसे। तो ये कल के दिन के क्वेश्चंस थे जिनका आपने आंसर किया था, इनके दोनों के आंसर आप देख ही लिए होंगे अब तक। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाया है? निम्न में से किस देश ने अपनाया है? अगला, राज्य सरकार ने कृषि विकास के लिए क्लैगना नरीन योजना बनाई हुई है या चलाई हुई है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और याद रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, उसको फॉर्म जरूर फिल कर लेना। डेमो वीडियो अगर हुई हो तो डेमो वीडियो जरूर भेजना है आपको, और व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। अगर डेमो वीडियो नहीं है तो यहाँ पर भी आकर के आप डेमो क्लास ले सकते हो। ओके, डिजिटल बोर्ड पर। कंडीशन एक और है कि आपको लखनऊ में ही आकर के पढ़ाना होगा, ठीक है? लखनऊ में डिजिटल बोर्ड पर ही क्लासेस लेनी होगी। नो वर्क फ्रॉम होम अलाउड फॉर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। ओके, एमजीटी ऐप पर बाकी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको जाकर के कोर्सेज भी ले सकते हो। फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।